Hello friends, welcome to Soros's classes. Today in this video, I'll be talking about AFCAT, Air Force Common Admission Test. You all must be knowing about this examination, as this examination is considered as one of the most important and one of the most prestigious exams of the country. You must be having some idea about this examination, but in this video, I'll be giving an overview about all the details about this examination. So in this video, I'll be talking about its form fill up date, examination fee, eligibility criteria, its age, that is the maximum age of the candidate that is allowed, salary, pattern, syllabus, strategy, and many such things that you need to know before proceeding for this examination. So this video is specifically for those people who want to sit for this examination and thus they want to have a complete knowledge or a complete detail about this examination. So let's get started. So what is AFCAT? As I have already said, that Air Force Common Admission Test is basically an entrance test that is conducted by Indian Air Force with the help of CDAC through the for the recruitment of the candidates into various posts in Indian Air Force. It can be of flying, that is pilot, or ground duty technical, or ground duty non-technical. I'll be talking about all these three posts in detail. मतलब ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के बारे में भी बात करेंगे, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के बारे में, एंड ऑफ कोर्स फ्लाइंग दैट इज पायलट्स के बारे में भी बात करेंगे. इन सब के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल्स इस वीडियो में दूंगी. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फॉर्म फिलअप डेट. अगर फॉर्म फिलअप डेट का बात करें तो 2020 का अगर स्पेसिफिक बात करें, 2020 में ये आपके 14 जून में 14th या 15th जून में आपके ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गए थे एंड 14 जुलाई में आपके फॉर्म फिलअप खत्म हुए थे. 15 जून में आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुए थे एंड 14 जुलाई में आपके फॉर्म फिलअप खत्म हो गए थे, मतलब लास्ट डेट थे. एंड एग्जाम हुए थे आपके अराउंड 19th एंड 20 सितंबर, मतलब 2 दिन में आपके एग्जाम हुए थे. 19 एंड 20 सितंबर में आपके एग्जाम्स हुए थे. और एग्जामिनेशन फी का बात करें, देन एग्जामिनेशन फी फॉर एवरीवन इज 250 रुपीज. एग्जामिनेशन फी क्या है? 250. मतलब ये सारे एग्जाम्स का है, बीट फॉर पायलट, फॉर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, सबका मतलब फीस जो एप्लीकेशन फी है वो है आपका 250. अब अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी, एज, सैलरी, पैटर्न, सिलेबस, स्ट्रेटेजी, ये मतलब सारे जितने मतलब पोस्ट, मैंने 3 पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उन तीनों पोस्ट का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. सो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. इफ टॉकिंग अबाउट एलिजिबिलिटी ऑफ द फ्लाइंग पोस्ट, दैट इज अगर पायलट का बात किया जाए तो उनका एलिजिबिलिटी क्या हो जाता है, दैट इज दे नीड टू हैव 60% इन देयर ग्रेजुएशन. मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन और मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है, दे नीड टू हैव 60% इन देयर ग्रेजुएशन एंड दे मस्ट बी फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड और दे मस्ट हैव मैथ्स और फिजिक्स इन देयर ग्रेजुएशन डिग्री. मतलब मैथ्स और फिजिक्स उन लोग के ग्रेजुएशन डिग्री में होने चाहिए और उनका मिनिमम 60% होने चाहिए, मतलब उनके ग्रेजुएशन में. एंड कीप इन माइंड विथआउट राउंडिंग ऑफ. अब राउंड ऑफ नहीं कर सकते कि मतलब आपको 59.87 मिला एंड आपने उसको राउंड ऑफ कर दिया 60% में. दिस कैन नॉट बी डन. आपको विथआउट राउंडिंग ऑफ 60% चाहिए ग्रेजुएशन में, एंड या फिर इससे ज्यादा वो आपको चाहिए. और एक और क्राइटेरिया आ जाता है, इज दैट यू नीड टू हैव मैथ्स इन 10+2 लेवल, मतलब आपके इंटरमीडिएट लेवल और यू कैन से हाई स्कूल और क्लास 12, किसी भी में आप कुछ भी बोल सकते हैं. 10+2 इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, यू नीड टू हैव 60, यू नीड टू हैव बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स. मतलब फिजिक्स और मैथ्स आपके दोनों होने चाहिए, दोनों ही आपके फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट आपके होने चाहिए. फिजिक्स और मैथ्स होंगे और इन दोनों में आपके 60 मार्क्स और 60 मार्क्स, दोनों में आपके 60-60 होने चाहिए. तो आपने क्राइटेरिया देखा, आपको ग्रेजुएशन में 60% चाहिए और मैथ्स और फिजिक्स आपके कंपलसरी होने चाहिए ग्रेजुएशन में, एंड आपके 10+2 लेवल में भी आपके मैथ्स और फिजिक्स में आपको मतलब इंडिविजुअली 60-60 मार्क्स चाहिए. अगर हम ग्राउंड ड्यूटी, मतलब ये तो हमारा था पायलट के लिए, अगर हम ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के बारे में बात करें, अगर उनके एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, देन दे नीड टू हैव, then ground duty technical ka eligibility, if we talk about the eligibility criteria of the ground duty technical persons or technical candidates, for them the eligibility criteria is that they need to be from BTech or BE background only. मतलब either they need to be from BTech or BE, no other candidate
is allowed for this criteria, that is ground duty technical. Ground duty technical, if you are wanting to give the examination of ground duty technical, then you need to be from BTech or BE. And here goes the criteria that you need to have 60% minimum 60% आपके होने चाहिए in graduation. In graduation you need to have minimum 60%, and maths and physics is of course compulsory. And the same criteria of 10+2 level goes that in 10+2 you need to have physics and maths, and दोनों में ही आपके इंडिविजुअली यू नीड टू स्कोर 60. मतलब फिजिक्स और मैथ्स 10+2 में आपके दोनों में इंडिविजुअली 60-60 होने चाहिए, और आपके ग्रेजुएशन में आपके बीटेक या बीई में आपके कितने होने चाहिए, 60% मिनिमम होने चाहिए. नाउ इफ यू टॉक अबाउट ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, ओके, वी हैव टॉक्ड अबाउट फ्लाइट, दैट इज मतलब जो पायलट के बारे में बात किया, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के बारे में बात किया. If we now talk about ground duty non-technical, then for them the eligibility criteria is that the candidates need to have a PG degree. They need to have a post-graduation degree or a post-grad. They need to be a post-graduate. So इसमें क्या है? They need to be a post-graduate with any stream, especially मतलब with any stream related to science. जैसे कि मतलब साइंस से होना चाहिए, या स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी, मतलब साइंस के रिलेटेड जो स्ट्रीम्स हैं उसमें आपके PG होने चाहिए. एंड आपके पीजी में भी आपके पीजी होने चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपके एग्रीगेट ग्रेजुएशन में आपके 55% होने चाहिए. ग्रेजुएशन में एग्रीगेट 55%, पीजी में आपके 60%, और ऑफ कोर्स वो 10+2 वाला लेवल का जो चीज था मैं हमने बताया, मतलब मैथ्स और फिजिक्स होने चाहिए, दोनों में 60-60 आपके होने चाहिए. सो ये हमने देख लिया, पीजी होने चाहिए साइंस रिलेटेड स्ट्रीम में, एंड आपके एग्रीगेट 55% इन ग्रेजुएशन, और आपके वो 10+2 लेवल वाला, मतलब यू नीड टू स्कोर 60 इंडिविजुअली इन मैथ्स एंड फिजिक्स बोथ. So this goes the criteria, eligibility criteria of all these three examination, that is for flight, for ground duty technical, and for ground duty non-technical. Now if we talk about the age, so for age, that is for flight, or that is you can say for pilot, the age criteria will be 20 to 24. मतलब 20 is the minimum age and 24 is the maximum age. इसके बाहर आप अगर होते हैं then you are not eligible for this post, or I can write it here as you are not eligible for this post. आपको 24 से कम होने पड़ेंगे and 20 से ज़्यादा. This is the age criteria of this post. However, one thing that needs to be kept in mind is that there goes a kind of relaxation for those candidates who have a valid pilot license given to them by DGCA. मतलब वैलिड एक पायलट का लाइसेंस होना चाहिए, करंट होना चाहिए, मतलब करंट भी वो लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, एंड वो आपका DGCA के मतलब थ्रू ऑथराइज किया होना चाहिए. देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर सम रिलैक्सेशन, एंड दैट रिलैक्सेशन ऑफ एज गोज अप टू 26 ईयर्स. मतलब आपका प्लस 26 ईयर्स तक का आपका चला जाएगा रिलैक्सेशन. ओके, 26 ईयर्स तक का आपका रिलैक्सेशन इसमें चला जाएगा, अप टू 26 ईयर्स. Now if we talk about the age criteria of ground duty technical, ground duty technical का age criteria होता है minimum age 20 and maximum age 26, and the same age criteria goes for ground duty non technical, that is minimum 20 and the maximum is 26. 20 to 26 इन दोनों का एज सेम है, मतलब एज इन दोनों का ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का सेम है, वाइल पायलट का हमने बता दिया. Then comes the salary. Salary, of course, one of the most important thing. मतलब salary is like we are working hard for salary itself, right? So salary is बहुत important part है. Of course, this examination is apart from salary. मतलब salary के बावजूद you get that prestige, you get that reputation. You मतलब society में एक अलग रुतबा रहेगा आपका. मतलब आप nation को serve कर रहे, you are serving the nation, you are serving the people of the nation, serving the country. सो रेप्यूटेशन प्रेस्टीज वो तो मतलब अलग लेवल का रहेगा. मतलब वो यूनिफॉर्म जब आप पहनेंगे ना, दैट गिव्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग. मतलब आप किसी आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं, बट अगर आप किसी एक देखिएगा जो लोग मतलब एयरफोर्स में हैं उनके ड्रेस को देखिएगा कभी, वो अगर आपके सामने से गुजर गए आप देखिएगा उनको, मतलब देख के ना एक अलग से मन से रेस्पेक्ट आ जाता है. मतलब तो वो रेस्पेक्ट वो रुतबा आपको इस जॉब में मिलता है.
फाइन। तो सैलरी के साथ साथ वो रेस्पेक्ट, रुतबा, वो तो आता ही है। अगर सैलरी का बात करें देन ऑल्सो दिस सैलरी इज वेरी वेरी हैंडसम. If let's talk about the salary for the flight or for the post of the pilot, the salary starts from 85,000 or 85K to 90K. This is the starting salary I'm talking about. फिर तो बढ़ सकता है. And if we talk about the salary of 85K to 90K means आपका समझ सकते हैं सैलरी आपके IAS IPS से भी थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है. और अगर हम टेक्निकल का बात करें, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल का बात करें तो उनका सैलरी आपका हो जाएगा 75 to 80K. 75 to 80K. एंड अगर जीडी मतलब ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल का बात करें तो उनका सैलरी आपका 65 to 75K. These are all the starting salary. Trust me, this is the starting salary. एंड फिर तो आपके मतलब प्रमोशंस एंड ऑल वो सब से आपके सैलरी भी इंक्रीज होते हैं. सो कैन यू सी द हैंडसम सैलरी दैट दे आर प्रोवाइडिंग. मतलब कितना सैलरी जो है, मतलब क्या हैंडसम सैलरी है. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द बेसिक डिटेल्स दैट हमें बहुत समय क्वेश्चंस आते हैं दैट मैम इज टैटू अलाउड. हम टैटू कर सकते हैं क्या, टैटू अलाउड है क्या हमारे. तो आई वुड से दैट नो, टैटू इज नॉट अलाउड. इन सम केसेस टैटू इज अलाउड, बट वो सम केसेस हो जाते हैं कि मतलब अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं, सम ट्राइबल कैटेगरी के हैं एंड आपके मतलब ट्राइब में दैट इज कंपल्सरीली रिलीजियसली आपको मतलब वो करना पड़ता है, दैट इज बाउंड अपन यू. तो उन सब केसेस में कभी कभी कंसिडर किया जाता है, बट एज इन अदर केसेस टैटू इज नॉट अलाउड. ओके, सो ये टैटू वाला चीज अपने दिमाग से हटा दीजिए. टैटू क्यों करना है, आप एक नेशन को सर्व कर रहे हैं. टैटू, डोंट डू दिस, डोंट गो फॉर इट. देन कम्स द क्वेश्चन पैटर्न. देखिए पैटर्न और सिलेबस ना बेसिकली अगर हम बात करें तो सेम रहता है, लेकिन ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल को ना मतलब आपको पायलट, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल इन सब का ना मतलब एक पेपर तो सेम रहेगा. दे हैव वन पेपर एज सेम, बट क्वेश्चन में भी डिफरेंट, बट जो पैटर्न रहेगा वो सेम रहेगा. And along with this ना what happens that technical people they need to sit for another exam. एक और मतलब एक पेपर के साथ they need to sit for another exam, that is their special paper. मतलब एक स्पेशल पेपर रहेगा जिसमें कि मतलब आपको आपका पर्टिकुलर सेक्शन जो आपका पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, एक स्पेशल पेपर से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पायलट, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल. ये तो आपने देख लिया, बट इन दोनों में सिर्फ एक एग्जाम होंगे और टेक्निकल में आपके इस एग्जाम के साथ साथ एक और एग्जाम हो जाते हैं, मतलब 1+1 2 एग्जाम हो जाते हैं. इसको एक EKT भी कहते हैं, मतलब EKT, इस जो एक्स्ट्रा एग्जाम को हम लोग EKT भी कहते हैं, जो कि इन लोग का मतलब स्पेशल पेपर, जो इन लोग का स्पेसिफाइड पेपर है उस पेपर में उन लोग का एक अलग एग्जाम होता है. फाइन, नाउ लेट्स सी द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर. पैटर्न में आपका GA रहेगा, जनरल अवेयरनेस. जनरल अवेयरनेस के आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे. आपके फिर वर्बल रीजनिंग या फिर इंग्लिश के जो बात करेंगे वर्बल रीजनिंग या फिर इंग्लिश जो कहते हैं उसके रहेंगे आपके 30 क्वेश्चन. देन क्वांटिटेटिव रीजनिंग के आपके रहेंगे 15 क्वेश्चन. एंड रीजनिंग, sorry, it's not quantitative reasoning, it's numerical ability. इसके रहेंगे 15 क्वेश्चन. एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, इसके रहेंगे आपके 35 क्वेश्चन. तो GA मतलब जनरल अवेयरनेस के आपके कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 20 क्वेश्चंस. वर्बल एबिलिटी या इंग्लिश के आपके क्वेश्चंस रहेंगे 30. न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपके क्वेश्चंस रहेंगे 15. रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड के आपके क्वेश्चंस रहेंगे 35. ऑल दिस क्वेश्चंस आर ऑफ 3 मार्क्स ईच. 20 into 3, 30 into 3, 15 into 3, 35 into 3. ये हो गया आपका 105, ये हो गया आपका 45, ये हो गया आपका 90 एंड ये हो गया आपका 60. ओके, सो ये आपके सारे क्वेश्चंस 3-3 मार्क्स के रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहता है. सो कीप इन माइंड आपके 3-3 मार्क्स एक करेक्ट आंसर के लिए अवार्ड होंगे, वाइल अगर आपका कोई एक गलत आंसर होता है उसके लिए -1 मतलब
नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 विल बी गिवन टू यू. सो आप ट्राई करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मतलब करेक्ट ही करें, क्योंकि आप करेक्ट कर रहे हो उसके बाद अगर आपका गलत हो जाता है तो जितना करेक्ट नहीं करेंगे उससे ज़्यादा तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा. सो ट्राई टू अटेम्प्ट ओनली द क्वेश्चंस विच यू नो. सो जो भी आ गया वो अटेम्प्ट मत करिए, ट्राई करिए कि जो आपको आता है सिर्फ और सिर्फ उसी को अटेम्प्ट करें, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1. बहुत मतलब बहुत ही अच्छा खासा मार्क्स आपका कट जाएगा अगर आप गलत मार्किंग करते हैं. सो दिस गोज द क्वेश्चन पैटर्न एंड अलॉन्ग विद दिस ये जो एग्जामिनेशन होगा ना, ये आपका एग्जामिनेशन हो जाता है 2 आवर्स का. हाउएवर जो हमने EKT का बात किया, जो कि मतलब टेक्निकल लोगों के लिए एक और एग्जाम होता है जो उन लोग के स्पेशल फील्ड में होता है वो एग्जाम, दैट एग्जाम इज ऑफ 45 मिनट. वो एग्जाम उन लोग का मतलब ये 2 आवर का एग्जाम तो सबके लिए है, वाइल वो जो एग्जाम है वो उन लोग का 45 मिनट का हो जाता है. तो उन लोग का 45 मिनट में वो MCQ 50 MCQ रहता है, वो सॉल्व करना पड़ता है. ठीक है, दिस इज ओनली फॉर दैट टेक्निकल. ठीक है, टेक्निकल के लिए वो EKT आ जाता है. अब अगर बात करें ना तो इसमें एक चीज हमें देखना है कि FCAT या मतलब इंडियन एयरफोर्स में SSC और PSC दोनों होता है. व्हाट इज SSC एंड व्हाट इज PSC? See, SSC is short service commission and PSC is permanent service commission. In short service commission, like आपको 10 से 15 साल के लिए रिक्रूट किया जाता है, उसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाता है. वही इन परमानेंट सर्विस कमीशन आपको मतलब परमानेंटली आपको रखा जाता है एंड देन आपके रिटायरमेंट के एज में ही आपको रिटायर करते हैं. सो SSC एंड PSC 2 टाइप के मतलब इसमें होते हैं कमीशन. तो अब ना SSC और PSC कब होता है? सी इफ यू स्कोर, देखिए एक कट ऑफ होता है. ठीक है, ये कट ऑफ हो गया. कट ऑफ तो आपने क्लियर कर लिया, लेकिन कट ऑफ के बाद क्या होता है ना, फिर उसमें बहुत सारे राउंड्स होते हैं. ये रिटन एग्जाम के बाद तो आपके बहुत सारे राउंड होते हैं, मतलब टोटल 6 दिन का ये एग्जाम चलता है. समझ सकते हैं कितना राउंड चलता है, इंटरव्यू देन फिजिकल, बहुत सारा राउंड चलता है. ठीक है, तो एक कट ऑफ उन्होंने निकाल दिया. कट ऑफ निकालने के बाद क्या होता है, उन सारे चीज़ों को मतलब जो फिजिकल एंड ऑल, वो इंटरव्यू लेवल, उन सबको मतलब इवेल्युएट किया जाता है. उन सबका मार्क्स देखने के बाद ना एक सेट मार्क्स रखा जाता है. से मैंने रख दिया 200 मार्क्स. जिनका 200 मार्क्स के अबव है या मतलब 200 मार्क्स के मतलब नीचे है, उनका हो जाएगा, ये हो गया आपका 200 मार्क्स के ऊपर, मतलब 200 मार्क्स प्लस हो गया अगर, तो उनको PSC दिया जाएगा, मतलब परमानेंट सर्विस कमीशन दिया जाएगा. और जिनका इससे नीचे है उनको SSC दिया जाएगा, मतलब जिनका 200 मार्क्स से कम है उन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाएगा. सो इन अ वे शॉर्ट सर्विस कमीशन और PSC डिपेंड्स अपन द मार्क्स और द डिपेंड्स अपन द स्कोर ऑफ द कैंडिडेट. ज़्यादा स्कोर होने से आपको PSC मिलते हैं और कम स्कोर होने से आपको SSC मिलते हैं. बट बोथ ऑफ दिस मतलब ट्राई करिए कि आप मतलब SSC हो या PSC हो, दैट ऑफकोर्स मैटर्स, लेकिन वो मतलब बहुत सारे क्राइटेरियन पे डिपेंड करता है, आपके स्कोर, आपका फिजिकल, आपका मतलब आपने बहुत सारे टेस्ट कैसा दिया. ऑफकोर्स ट्राई करिए कि PSC हो, बट अगर SSC भी होता है आपका, मन छोटा नहीं करिए, यू कैन ट्राई अगेन. ओके, सो PSC SSC ये सब आपने देख लिया. देन कम्स, अगर SSC भी खराब नहीं, मतलब SSC आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन, बट 10 to 15 ईयर्स एटलीस्ट वो लोग रखते ही है, राइट. एंड आपको जब वहाँ से निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका स्कोप खत्म, बट उसके बाद निकलते ही ना आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, आपको कोई भी मतलब आराम से रिक्रूट कर लेते हैं, बिकॉज आपको उस लेवल का एक्सपीरियंस ये लोग दे देते हैं, उस लेवल का वर्क फ्लोस, उस लेवल का आपको नॉलेज मिल जाता है. सो डोंट थिंक दैट आपको SSC अगर मिलता है देन उसके बाद आपका कोई करियर नहीं है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. अगर आप SSC के बाद भी निकलते हैं देन ट्रस्ट मी, आपको मतलब इमेंस अपॉर्चुनिटीज, इमेंस स्कोप आपका रखा हुआ है. ओके, सो ट्राई टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. देन कम्स द सिलेबस. सी इट डज नॉट हैव एनी डेफिनेट सिलेबस. आपने पैटर्न देखा है, इसमें वर्बल एबिलिटी, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, GA, देन आपके मिलिट्री एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इन सब में तो कोई स्पेसिफाइड सिलेबस हो नहीं सकता कि मतलब सिर्फ इतना BI पढ़ना है या सिर्फ आपको सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है. इट कैन नॉट हैव एनी स्पेसिफाइड सिलेबस. सो यू नीड टू कवर अप ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखिए, आप ट्राई करिए कि मतलब एक मतलब स्ट्रैटेजिकल वे में आप आगे बढ़े. कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड सिलेबस नहीं है. एंड मोरओवर एज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, they do not keep following a particular trend. Okay, so particular trend या एक particular मतलब pattern ये लोग follow नहीं करते. It keeps on changing. This examination is full of uncertainty. You just cannot predict.
सो ट्राई करिए कि मतलब आप अपने आप को जितना फ्लेक्सिबल हो सके रखें, मतलब हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना, अपने आप को अपडेट रखिए, वट एवर इज हैपनिंग इन टूडेज वर्ल्ड. Try to keep yourself updated with all the news, with all the important things that is happening, be it with anything, economical हो चाहे टेक्निकल हो चाहे कोई भी न्यूज़ आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे, मतलब ट्राई टू मेक अ नोट. रोज़ न्यूज़पेपर पढ़िए. आई सजेस्ट दैट हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए और उसको मतलब रोज़ मतलब आप क्या करिए कि मतलब रोज़ उससे नोट्स बनाइए. सो ये डेली न्यूज़पेपर रीडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर क्लियरिंग एनी काइंड ऑफ एग्जाम. और फॉर इसके लिए तो मतलब वो एक मतलब क्या बोलते हैं, गुरु मंत्र का काम करेगा. फाइन. नाउ लेट्स कम टू द स्ट्रैटेजी. देखिए अब इसके लिए मैं आपको कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं बता सकती. एज यू ऑल आर लर्नड मैन, यू ऑल आर मोर नॉलेजेबल देन अस. हम लोग आपको क्या स्ट्रैटेजी बता सकते हैं, बट देयर कम्स कि हम वी आर एक्सपीरियंस बिकॉज वी नो मेनी कैंडिडेट्स हु हैव टेकन हेल्प फ्रॉम अस एंड वो मतलब उसे क्लियर कर लिए. सी यू हैव नॉलेज मोर देन अस but we have some kind of experience in teaching, so here we are to guide you in right direction. We are here to provide you the help that you need. So हमारे यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स हमसे पढ़े हैं, हमारे एक्सपर्ट से पढ़े हैं एंड उसके बाद हमने उन्हें सही डायरेक्शन मतलब गाइड किया है. वी आर हियर टू गाइड यू. तो हमने उनको गाइड किया है एंड ट्रस्ट मी हमारे उस गाइडेंस उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके ही वो लोग मतलब आज बहुत अच्छे जगह पे मतलब उन्होंने अपने मेहनत ऑफकोर्स देयर ओन हार्डवर्क आर गाइडेंस आर स्ट्रैटेजी आर हेल्प ऑफकोर्स ये सब मिला के उन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया. देन दे हैव ऑफकोर्स आफ्टर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन दे आर नाउ वर्किंग इन इंडियन एयरफोर्स एंड सम ऑफ देम मतलब इंडियन एयरफोर्स में काम कर रहे हैं. बहुत लोगों को एसएससी पीएससी सब मिला हुआ है. सो उन लोगों से कंसल्ट करने के बाद हम आपको एक स्ट्रैटेजी बता सकते हैं. दिस आर नॉट आवर मेड स्ट्रैटेजी. ट्रस्ट मी ये स्ट्रैटेजी हम अपने से आपको नहीं बता रहे कि ये हमारा स्ट्रैटेजी आप फॉलो करिए या हम आप पे अपना स्ट्रैटेजी थोप रहे हैं. दिस इज नॉट लाइक दैट. उन्होंने हमें जो स्ट्रैटेजी जो कैंडिडेट्स क्लियर कर चुके हैं एंड दे हैव कम, हमने उनसे पूछा बोलते हैं व्हाट वेयर देयर स्ट्रैटेजीज दैट दे हैड फॉलोड फॉर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन. सो ये स्ट्रैटेजीज उनका है. सी उन्होंने हमें बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजीज बताया दैट दे नीड टू फॉलो. दैट इज टाइम मैनेजमेंट. मतलब आप टाइम मैनेजमेंट करिए, अपना टाइम मैनेज करके चलिए. फिर they have said this न्यूज़पेपर वाला चीज जो मैंने आपको कहा, you need to read the newspaper daily. मतलब डेली अपना टाइम न्यूज़पेपर को डिवोट करिए, डेली उसमें से नोट्स बनाइए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. उन्होंने हमें कहा था कि प्रैक्टिसिंग इज वन ऑफ द की थिंग फॉर सक्सेस बिकॉज रीजनिंग, मैथ्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, ये सब आपको, एप्टीट्यूड ऑफकोर्स एनालिटिकल चीज़ है लेकिन बाकी सब आपको प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकता है. ऑफकोर्स प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा रेगुलरली. देन आप अपना मतलब सेल्फ नोट्स बनाइए. उन्होंने हमें कहा कि सी मैम और सी सर और एनीवन जिनसे उन्होंने कंसल्ट किया, उन्होंने कहा दैट वी हैव consulted your videos, we have consulted the study materials given by Saurav sir's classes, we have done everything, but along with that what we have done is that we have made our own self notes because self notes से अच्छा कुछ नहीं होता. So you consult our videos, you consult our study materials and after that you make your own notes. उसके साथ आप फिर से हमारा recorded lectures देखिए that we provide to you so that आपका एक अच्छा रिविजन हो सके. फाइन. तो वो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. देन यू ट्राई टू गिव मोर एंड मोर मॉक टेस्ट जिससे आपका मतलब रिफाइन हो सके, आपको पता चले कि हमारा मतलब कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, विच एरिया नीड्स मोर फोकस, वेयर डू आई नीड टू वर्क फॉर मोर हार्डर. ओके, दिस थिंग्स आर नीड टू बी कंसल्टेड फॉर क्लियरिंग ऑफ दिस एग्जामिनेशन. सो ट्राई करिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए, अपने डाउट्स को क्लियर करिए बिकॉज वी डू प्रोवाइड 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन सो दैट यू डू नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. हम हर एक हेल्प करेंगे आपको, आपके हर एक प्रॉब्लम्स को, ट्रबल्स को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे है. हमारे एक्सपर्ट पैनल्स यहाँ पे हैं. सो प्लीज़ ट्राई टू कोऑर्डिनेट विथ अस. अगर हम 2 स्टेप आगे आते हैं देन यू नीड टू कम 1 स्टेप अहेड एंड टुगेदर विल मेक दिस वर्क. टुगेदर ये एग्जाम हम लोग निकाल के रहेंगे. किसने कहा कि ये एग्जाम बहुत हार्ड होता है? ट्रस्ट मी, स्ट्रैटेजिकली अगर काम करेंगे तो ये एग्जाम कुछ नहीं है. वी विल क्लियर दिस टुगेदर. हम लोग काम करेंगे एंड ये एग्जाम क्लियर करना हमारा मोटो रखेंगे. सो ऑफकोर्स दिस विल टेक प्लेस. मतलब हमसे ये हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? एवरीथिंग इज पॉसिबल. सो आई थिंक इस वीडियो में आपको जितना हेल्प चाहिए था वो आपको मतलब मैं प्रोवाइड कर सकी हूँ. द डिटेल्स विच यू वांटेड I have tried to cover up the details. So if you have any doubts, any queries that you have related to this video, please do give a comment. We'll try to reach to all of you and we'll be making further such videos for helping you because our sole motto is your success and providing you the help that you need. So stay tuned. Thank you.
Take care.